हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो पॉलिटिकल का चैप्टर सेकंड है, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, उसे पढ़ेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। आप इसे बस ध्यान से अगर सुनेंगे तो ये आपको ये समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता है क्या। जिसके पीछे जितने भी हमारे देशभक्त हुए हैं वो सब स्वतंत्रता चाहते थे। हमारे भगत सिंह, आज़ाद सिंह, वो चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब जितने भी देशभक्त थे वो आखिर स्वतंत्रता क्यों चाहते थे, आखिर मतलब क्या है स्वतंत्रता का, ये देखेंगे आप इस अध्याय में। किसी व्यक्ति या समाज पर अनुचित प्रतिबंध मुक्त अवस्था को स्वतंत्रता कहते हैं। यानी व्यक्ति पर किसी बाहरी बाहरी मतलब कोई बाहरी उसका आवरण है, जो बाहर का आवरण है उसकी प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। यानी व्यक्ति खुद की मर्जी से अपना काम करे, वो ही स्वतंत्रता होती है। इसे और देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सभी प्रतिबंध अनुचित नहीं होते। बहुत से प्रतिबंध समाज एवं बहुत से प्रतिबंध व्यक्ति एवं समाज के विकास, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा बनाए रखने एवं राज्य की शांति के लिए बनाए हुए होते हैं। कुछ प्रतिबंध हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते। जो हमारी जो सरकार है वो हमारे ऊपर जो प्रतिबंध बनाती है वो हमारे हित में होते हैं, क्योंकि वो हमारी रक्षा के लिए प्रतिबंध बनाती है। तो इससे उन प्रतिबंधों को हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रतिबंध अनुचित हैं। इसलिए कुछ ऐसे प्रतिबंध है जो समाज द्वारा बनाए गए हैं, जो समाज हमारी सुरक्षा के लिए बनाती है, वो उचित होते हैं। उन्हें हम अनुचित नहीं बता सकते। प्राकृतिक स्वतंत्रता का आशय। प्राकृतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि मनुष्य को राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की वह अवस्था जिसमें उसे प्राकृतिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, परंतु प्रत्येक स्थान पर वह बंधन में बंधा हुआ है। प्राकृतिक स्वतंत्रता यानी कि हमें प्रकृति से, जन्म से मिली हुई स्वतंत्रता प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है। यहाँ पर राज्य का अर्थ है देश, यानी कि जब हमारा देश नहीं था तब से हमें प्राकृतिक स्वतंत्रता मिली हुई है। यानी कि जब हम इस देश में आए नहीं थे, जब हमारा जन्म हुआ था, तब से ये हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। और रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, परंतु प्रत्येक स्थान पर वह बंधन में बंधा हुआ है, यानी कि बाहरी बंधनों से बंधा हुआ है। उसे वही करना पड़ता है जो समाज कहता है, वो अपनी मर्जी का नहीं कर सकता। हम देखिए स्वतंत्रता के प्रकार। इस बुक में हम स्वतंत्रता के जो मेन प्रकार है वो सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आप पहले ये प्रकार देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता और हानि सिद्धांत, ये सब पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के प्रकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति की सोच और उसके कार्यों पर सरकार और समाज द्वारा अनुचित प्रतिबंध मुक्त व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाती है। यानी किसी व्यक्ति की सोच और उसके कार्यों पर सरकार और समाज द्वारा अनुचित प्रतिबंध मुक्त अवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाती है। यानी कि व्यक्ति जो अपनी सोच से जो कार्य करता है उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, और उस पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो अनुचित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति खुद के हित के लिए जो कार्य करता है वो उसकी सोच पर निर्भर होते हैं। देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए मतदान का अधिकार, उसे किसी पार्टी या दल बनाने या उसमें शामिल होने का अधिकार और विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने का अधिकार, ये सभी राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। यानी कि व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी पार्टी बना सकता है और अपनी मर्जी से ये चुनाव में खड़ा हो जा सकता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कि सरकार इसमें कोई दखल नहीं दे सकती कि वो अपनी पार्टी नहीं बना सकता या फिर ऐसा है या वैसा है। ये सब अफ्रीका में होता था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता।
भूख और निर्धनता से मुक्ति तथा कोई भी व्यापार या व्यवसाय चुनने का अधिकार आर्थिक अधिकार कहलाता है। यानी कि व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है, उसे पूरी आ जाती है कि वो काम कर सकता है या फिर कैसे भी वो पैसे कमा सकता है, कैसे भी अपने जीवन का गुजारा कर सकता है। भूख और निर्धनता के लिए भोजन के लिए और गरीबी के लिए वो कुछ भी करके कुछ भी कमा कर खा सकता है, कुछ भी व्यापार कर सकता है या फिर कुछ भी नौकरी कर सकता है। ये आर्थिक स्वतंत्रता होती है। अब देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति या समाज के भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अपनी बात या अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। अभिव्यक्ति यानी कि वो व्यक्ति जो बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए अपनी बात दूसरों को समझा दे, यानी समाज को अपनी बात समझा दे कि वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। अब देखिए जो दक्षिण अफ्रीका थी उसमें नेल्सन मंडेला जी ने एक अपनी बुक लिखी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें क्या है, जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें जो निग्रो जाति के जो लोग होते थे उन पर बहुत ही अत्याचार होता था। उन्हें बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं थी। जैसे हमारे भारत में हमें स्वतंत्रता है, यहाँ पर हर जाति हर जनजाति को उतनी ही छूट है जितनी कि उच्च जाति को है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कुछ सालों पहले जब नेल्सन मंडेला थे तब उस समय की बात है कि जो दक्षिण अफ्रीका में निग्रो जाति के जो लोग हैं वो बहुत ही काले होते थे, यानी कि बहुत ही ऐसे लोग होते थे काले बिल्कुल। तो उनके साथ ऐसे अत्याचार किया जाता था, उन्हें दास की तरह यानी कि उन्हें नौकर बनाकर रखा जाता था। उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी, ना ही उन्हें चुनाव में खड़ा होने की थी, ना ही कुछ करने की थी। वो बहुत ही भेदभाव करते थे, जिसे हम भेदभाव कहते हैं, यानी कि रंग के आधार पर। जो श्वेत लोग थे वे अश्वेत लोगों को तुच्छ समझते थे, उन्हें कुछ समझते नहीं थे और उन पर बहुत अत्याचार करते थे। तो इसके खिलाफ नेल्सन मंडेला जी ने आवाज़ सुनाई, जो बाद में राष्ट्रपति बने वहाँ के। उन्होंने 28 वर्ष जेल में बिताए। आप सोच नहीं सकते कि 28 साल की उम्र में 28 साल तक उन्होंने वो जेल में रहे, केवल उन लोगों के कारण, काले लोगों के कारण। तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें देखिए पुस्तक दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई है। नेल्सन मंडेला ने ये पुस्तक लिखी थी और फ्रीडम फॉर वियर। इस चैप्टर में 2 पुस्तक का जिक्र है, जो कि एक तो नेल्सन मंडेला ने लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और एक फ्रीडम फॉर फियर, ये आंग सान सू जो कि म्यांमार की रहने वाली थी, इन्होंने भी लिखी थी। इन्होंने भी अपने पति के खिलाफ वो अत्याचार करते थे, इन्होंने भी लिखा थी कि मुझे पहले डर से जीतना है। इस वजह से उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इन 2 पुस्तकों का नाम याद रखना, इस चैप्टर में ये 2 मेन हैं। पुस्तक आंग सान सू की द्वारा लिखी गई है, वे म्यांमार में रहने वाली थी। ऑन लिबर्टी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट में मिल ने लिखी है, ये तीसरी पुस्तक है ऑन लिबर्टी, ये जॉन स्टुअर्ट ने लिखी है और इन्होंने ही हानि का सिद्धांत दिया है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रतिबंधों की स्रोत क्या है, किन चीज़ों से हमारे ऊपर प्रतिबंध आते हैं। तो 2 चीज़ों से हमारे ऊपर प्रतिबंध बनते हैं, एक कानूनी प्रतिबंध कानून द्वारा और एक सामाजिक प्रतिबंध समाज द्वारा। अब देखिए नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की भूमिका। यहाँ पर राज्य का अर्थ देश है, हमारे पूरे देश भारत से है। यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन है, उसमें भी ये भूमिका होती है कि स्वतंत्रता कैसे हो। जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं, जितने भी हमारे 6 या 7 मौलिक अधिकार हैं, अब तो 6 हैं क्योंकि संपत्ति का अधिकार को भी कानूनी अधिकार बना दिया गया, और कानून का शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तिशाली विरोध दल, ये सब जितने भी कानून बनाए गए हैं, इसमें राज्य जो सरकार की भूमिका है, या राज्य का अर्थ देश या सरकार से होता है, तो इन सब में सरकार का रोल है।
इन तत्वों से ही स्वतंत्रता बनाई रखी जा सकती है। देखिए, सामाजिक प्रतिबंध। व्यक्ति पर समाज के क्या प्रतिबंध होते हैं? समाज में किसी व्यक्ति या समूह या जाति पर लगे प्रतिबंध को सामाजिक प्रतिबंध कहते हैं। यानी समाज द्वारा व्यक्ति पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं या जाति के आधार पर, उसे सामाजिक प्रतिबंध कहते हैं। जैसे भारत में काफ़ी समय तक कुछ जातियों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। इस प्रकार की स्वतंत्रता से व्यक्ति की स्वतंत्रता कम है। यानी हमारे भारत में भी ऐसा होता था पहले, बहुत ही रंगभेद। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबको, मतलब जो नीची जाति के जो लोग थे उन्हें भी उतना ही आरक्षण दिलाया जितने कि उच्च जाति को थे, तो इस वजह से जब संविधान बना उसके बाद में तो ये कम हो गया। लेकिन अभी भी ये थोड़ा बहुत है कि अभी भी ऊंच नीच समझी जाती है। अब देखते हैं हम प्रतिबंधों की आवश्यकता। मनुष्य को प्रतिबंधों की क्या आवश्यकता होती है? अगर उस पर सरकार प्रतिबंध ना लगाए तो क्या होगा? सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए, टकराव की स्थिति को रोकने के लिए, सामाजिक कल्याण के लक्ष्य हेतु के लिए, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति हेतु, मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने व जीने के अपने तरीके विकसित हेतु। अब देखिए, सबसे पहले क्या है? सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए। अगर सरकार प्रतिबंध ना लगाए तो सब में लड़ाई हो, क्योंकि जो हमारे जो कमाने की, खाने के जो आर्थिक संसाधन है वो सीमित है, वो बिल्कुल लिमिटेड है। उनका बंटवारा करने के लिए सरकार उन पर प्रतिबंध लगाती है। टकराव की स्थिति को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनमें व्यक्ति अगर खुद की मर्जी चलाए तो उसमें टकराव की स्थिति यानी लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि अगर जगह जगह अगर पार्किंग ना बनती तो मनुष्य चाहे जहाँ पर पार्किंग खड़ी करता गाड़ियों को, इससे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती। सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु, सार्वजनिक जो कल्याण है हमारा उसके लिए लक्ष्य हेतु, दूसरे व्यक्ति का अधिकारों की पूर्ति हेतु। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति देखिए अपने घर से कूड़ा उठाकर दूसरे के घर के आगे डाल दे तो दूसरे की स्वतंत्रता की तो वो हो गई हानि। खुद की स्वतंत्रता तो के लिए तो ठीक है भाई, उसने वहाँ से कूड़ा उठा के वहाँ उसे दूसरे के घर के आगे रख दिया, लेकिन इसमें दूसरे को तो हानि हो रही है ना उस कूड़े से। इसलिए हमें अपने साथ साथ दूसरे की स्वतंत्रता भी देखनी है। इस वजह से कुछ सामाजिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने व जीने के अपने तरीके विकसित करने के लिए ये सब प्रतिबंध समाज द्वारा लगाए जाते हैं। अब देखिए, स्वसंबंध कार्य एवं प्रसंबंध कार्य क्या क्या होते हैं। स्वसंबंध कार्य जो व्यक्ति, वे कार्य जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ते हैं। इन कार्यों व निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ऐसे कार्य जिनके प्रभाव जो करता है व्यक्ति उसी के ऊपर पड़ते हैं। यानी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो व्यक्ति खुद करता है तो उसके प्रभाव खुद पर ही पड़ते हैं, समाज पर नहीं पड़ते, तो वो स्वसंबंध कार्य कहलाते हैं। और इसमें सत्ता को कोई हस्तक्षेप, यानी कि उसमें कोई हस्तक्षेप का मतलब होता है दखल। हस्तक्षेप यानी कि सत्ता को दखल देने की ज़रूरत नहीं है उन कार्यों में क्योंकि व्यक्ति खुद के लिए कर रहा है। अगर वो आत्महत्या भी कर रहा है तो उसके खुद को नुकसान है। इस वजह से वो स्वसंबंध कार्य होते हैं जिनका नुकसान भी खुद ही को है और उनका प्रभाव भी खुद ही को है और उनका लाभ भी खुद ही को ही है। और प्रसंबंध कार्य, वे कार्य जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। यानी ऐसे कार्य जो खुद को पर तो प्रभाव डालते ही है, लेकिन उस जो कार्य करता है उनसे समाज पर भी प्रभाव डालते हैं। ऐसे कार्य जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन पर राज्य भारी प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कुछ ऐसे कार्य होता है जिनसे लोगों को नुकसान हो, वो प्रसंबंध कार्य होते हैं। स्वसंबंध कार्य होते हैं जो जिनका प्रभाव खुद पर ही पड़े, समाज पर ना पड़े। और प्रसंबंध कार्य वे जिनका प्रभाव समाज पर भी पड़े और खुद पर भी पड़े, वो प्रसंबंध कार्य हैं। क्लियर? तो दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।